हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे कृतिका भाग 2 पुस्तक का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है माता का अंचल। माता का अंचल जो लिखा है, जिस लेखक ने लिखा है, उन लेखक का नाम शिव पूजन सहाय जी। इन्होंने अपने बचपन के बारे में इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से मैं अपनी माँ और पिताजी से कितना प्रेम करता था, क्या कौन कौन से खेल खेला करते थे, कौन कौन से खेल खेलते खेलते समय हम लोग कुछ मतलब कहते हैं ना बचपन में कुछ मतलब शैतानियां भी करना, कुछ खेल खेलना, माता को किस नाम से पुकारना, पिताजी को किस नाम से पुकारना, आप अपने अपने प्यार को जताने के लिए माता पिता से किस प्रकार से प्रेम करते हैं, यह सब उन्होंने बताया, मतलब स्वयं के बारे में बताया। तो अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि यह जो माता का अंचल है किस शैली में लिखा गया। जब लेखक ने स्वयं के बारे में बताया है तो ध्यान रखना आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। तो एक क्वेश्चन से पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में, क्या कि माता का अंचल है जो उपन्यास है वह किस शैली में लिखा गया है। तो ध्यान रखना, जब स्वयं के बारे में कोई भी लेखक लिखता है तो वह शैली कहलाती है आत्मकथात्मक शैली कहलाती है। तो एक क्वेश्चन हमारा यहीं पर हो गया। यदि पूछ लिया जाता है ना तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो इसका आंसर सही दे पाते हैं। तो करें शुरुआत हम लोग। आ जाइए, सभी सेशन से जुड़ जाइए। हम लोग शुरुआत करते हैं माता का अंचल। अब जो माता का अंचल है यह किस उपन्यास से लिया गया है, यह सब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस पाठ का यानी कि जो उपन्यास है इसका अंश है जो हम लोग देख रहे हैं, इसका अंश क्या होगा, यानी इस पूरे पाठ का अंश, यानी कि एक बड़ा तिहाई भाग की भी हम लोग बात करें, या कुछ महत्वपूर्ण जिन लाइनों को हम लोग पढ़ ले और समझ जाए कि हाँ, लेखक ने अपने बारे में इन बातों का ब्यौरा यहां हमें दिया है। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम माता का अंचल है, 10th क्लास, पुस्तक का नाम कृतिका भाग 2, चैप्टर संख्या 1। तो ध्यान से पढ़ना। यह अंश माता का अंचल शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। यानी इनका एक उपन्यास है देहाती दुनिया, वहां से इस अंश को लिया गया है। यानी देहाती दुनिया बहुत बड़ा उपन्यास है, कुछ छोटा सा अंश हमारी कृतिका भाग 2 पुस्तक में दिया। पूछा जा सकता है आप लोगों से कि माता का अंचल किस उपन्यास से लिया गया है। यह उपन्यास है देहाती दुनिया कब प्रकाशित हुआ, 1926 में प्रकाशित हुआ। इसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी कहा जाता है। यानी ग्रामीण अंचल में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की सजीव झांकी जो हमें जहां की देखने को मिलती है, यानी कहने एक शहरी क्षेत्र होता है, ग्रामीण होता है। तो इन्होंने जो यहाँ जिन शब्दों का प्रयोग किया वो ग्रामीण क्षेत्र के शब्दों का प्रयोग किया कि ग्रामीण जनजीवन कैसा होता है बालकों का। तो इसे देहाती दुनिया को हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। इतना ही नहीं, स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास। स्मरण शिल्प क्या होता है? स्मरण याद रहना, शिल्प यानी याद है, यानी कि कुछ यादें हैं लेखक अपने बचपन की, उसको लिख, जैसे मान लो मैं हूं, मुझे मेरे बचपन की यादें मुझे आ रही है, मैं चाहता हूं मैं उसको लिख दूं, ठीक है, तो वह क्या कहलाती है? स्मरण शिल्प कहलाती है। यानी कुछ यादें हैं उसको लिख देना। तो स्मरण शिल्प में लिखा गया भी यह हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। क्या नाम है उसका? देहाती। आपसे पूछा कैसे जाएगा कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास तथा या स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? देहाती दुनिया। देहाती दुनिया से हमारे पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 में कौन सा अंश दिया गया, कौन सा उपन्यास दिया गया? माता का अंचल। देहाती दुनिया उपन्यास का प्रकाशन कब होता है? 1926 यानी 1926 ईस्वी में। ये आपको ध्यान में रखना है। 3 क्वेश्चन यहां बन गए। देखो अभी अभी मैंने बताया ना आंचलिक, इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। मैंने बताया ना, एक शहरी क्षेत्र होता है, ग्रामीण क्षेत्र होता है। तो शहरों में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, लेकिन काफी बार आ भी जाते हैं, वैसे कम भी समझ में आता है, आ भी जाता है, ऐसा ही रहता है लगभग। लेकिन आजकल तो ऐसा कोई ज्यादा अंतर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता हम लोगों को। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती एपड यानी कि एपड यानी अनपढ़ व्यवहार निरक्षर हलवाई मजदूर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? इस उपन्यास में उन्होंने बहुत ही ऐसे ऐसे ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया है कि ठेठ से ठेठ देहाती यानी बिल्कुल ही अनपढ़ व्यक्ति, जो इन्होंने कभी किताब की शक्ल नहीं देखी, क ख ग बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ठेठ है, भेड़ बकरियां चराने वाला इंसान, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे कोई गंवार हो, चाहे निरक्षर हलवाई हो, मजदूर कोई भी हो, जब इसे कोई पढ़ते हुए सुन लेता है
तो वह भी इसे समझ जाता है। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक एवं प्रयोगधर्मी। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह उपन्यास किस शैली में लिखा गया है। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अब इसे उपन्यास का जो कथानक बिंदु है, कथानक बिंदु क्या होता है, जिससे कोई भी गद्य विधा का कोई भी चैप्टर, चाहे कहानी और नाटक, यानी किसके ऊपर चल रहा है, कौन है उसका एक शब्द, एक बिंदु है, केंद्र बिंदु जिसे कहते हैं कथानक, जिससे कहानी आगे बढ़ती है, उसका केंद्र बिंदु का नाम क्या है, शिशु चरित्र। उस शिशु का नाम क्या है, भोलानाथ। और यह भोलानाथ कौन है, ये वही है जो चैप्टर के लेखक है, शिव पूजन साहब, उनके बचपन का नाम। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उनके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें से। देखो, बालकों के खेल, जो वो खेल खेला करते थे, लंगड़ी टांग, बलानी टीक, बहुत सारे आएंगे ऐसे। कौतूहल, आश्चर्यचकित कर, माँ का प्यार है, पिता का दुलार है, लोकगीतों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया, यानी कि शहर की, यानी कि बिल्कुल भी शहर का बिल्कुल ही प्रभाव नहीं है इस क्षेत्र पर, उसकी शहर की चकाचौंध बिल्कुल दूर है एक गांव, वहां की आत्मीयता का उल्लेख यहाँ प्राप्त होता है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण, यानी देखो, खुद के बालकपन का मन भाव कैसा होता है, कैसा मेरा भाव था, उनको तो प्रकट ही किया है। साथ में उन्होंने उस समय समाज में जैसा परिवार का परिवेश हुआ करता था, किस प्रकार से, यानी कि एक मकान होता, बना मकान के बाहर एक बरामदा होता, या बरामदे जैसे मेन गेट में घुसते हैं, अंदर घुसने के लिए एक चौक होता है बड़ा सारा, तो वह अब चीज तो देखने को नहीं मिलती है। फिर हम 2 या 3 कमरे होते हैं पीछे पीछे, लेफ्ट या राइट साइड में एक तरफ की, यानी कि कच्ची ईंटों से बनाकर एक किचन बना दी जाती है। आजकल तो ऐसा दिखाई देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखो, यहां मैंने कुछ शब्दों का अर्थ लिखा है, शब्दार्थ, यानी कि पूछा जा सकता है कि माता कंचन में मृदंग शब्द का अर्थ बताइए, यानी कि एक तरह का क्या है, एक वाद्य यंत्र है मृदंग। तड़के क्या होता है, यह जैसे कि हम लोग कहते हैं मॉर्निंग होती है, तो सुबह सुबह जिसे प्रभात या सवेरा कहा जाता है। लिलार होता है ललाट। त्रिपुंड, ये ध्यान रखना, एक प्रकार का तिलक होता है जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती, जैसे शिवजी लगाते हैं ना ऐसे, इस प्रकार से। वो 3 होती हैं, ध्यान रखना, 4 नहीं होती हैं, 4 चले गए ना, 3 होती हैं, ध्यान रखना इनको भी। तो ये सब ध्यान रखना, एक ये सब ध्यान रखना। सानकर क्या होता है, मिलाकर होता है, या मिलाना, लपेटना या गूंदना। अफर यानी भर पेट से अधिक खा लेना, जैसे कहते हैं ना, कहीं जिमने जाते हैं, आजकल गांव में लोग पता है क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, जिमने चले जाते हैं और मतलब अच्छे से एक बार खा लेते हैं। अब सामने आने वाला कोई बच्चा है, मान लो आइसक्रीम खाता हुआ आ रहा है, अरे भाई आइसक्रीम भी है, कहाँ है यार, वहां है, उसको भी खा लिया। आगे जाते हैं तो बादाम का जूस पीता आ रहा कोई बच्चा, अरे क्या पी रहा है, बादाम का जूस, हाँ कहाँ है यार मुझे पता, वो फिर भी खा लिया। फिर आगे आगे जाते हैं कि एक दूध वाली कुल्फी और आती है ना, देखा होगा आप लोगों ने, तो वो भी खा, अरे ये कहाँ है, वहां। फिर कहते हैं यार ज्यादा खा लिया, ऐसे करते हैं ना, बिल्कुल पेट में दर्द हो रहा है, फलाना ढीका, फिर कुछ करते हैं, उसे कहा जाता है फरेन भर पेट खा लेना। ऐसा ही करते हैं गाँव में, आपको पता भी हो, जो बच्चा गाँव का उसे पता भी होगा। ठोर होता है स्थान या अवसर होता है। महतारी होती है माता। कड़वा तेल होता है सरसों का तेल, ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, पूछा जा सकता है। बोधकर होता है सरोबार कर देना। चंदोवा होता है छोटा सामियाना। उतान, ये सब ध्यान रखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी पीठ के बल लेटना होता है। ज्योनार भोजन या दावत, जैसे अभी कहा ना, जिमने की बात की थी मैंने, वो यही है, जिमने भोजन करना। एमोले, ये ध्यान रखना, आम का उगता हुआ पौधा है। ये पूछ लिया तो बच्चे बहुत सारे, यही आम की गुठली होती है ना, उसे समझ लेते हैं बहुत सारे बच्चे। तो अमूल्य क्या होता है, आम का उगता हुआ पौधा होता है। ओहार, पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा, ये भी ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। कसोरे, मिट्टी का छिचला कटोरा, महत्वपूर्ण है। रहरी, अरहर, इसको ध्यान मत रखना, लेकिन ये 3 शब्द तो ध्यान रखना है आपको, एक ये नंबर 4। ठीक है, अठई होती है, जैसे कुत्ते पे एक कीड़ा जैसा लग जाता है, जैसे हम लोग किलनी कहते हैं, कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े, किलनी। चिरोरी, दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना या विनती। वो सारे ब्राह्मदा। अमानिया, साफ या शुद्ध। ठीक है, तो इन शब्दों को ध्यान रखना जिन पर मैंने गोला किया है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अब देखो, माता का अंचल, माँ की गोद में बैठा ना, इसे अंचल कहते हैं। यहाँ
अब ये तो छोटा बच्चा है तो माँ ने अपनी गोद में उठा लिया, आप जैसे बड़े हो जाते हैं तो अपना सर रख लेते हैं, और कितना बड़ा इंसान हो यदि वो सर रख लेता है अपनी माँ की गोद में तो अपनी समस्याओं को भूल जाता है। ये सब मैं बता चुका हूँ थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं हम लोग। ये मैंने बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शब्दों को यहाँ लिखा है, एक ये और ये पूछा जा सकता है, ठीक है। हिंदी का पहला उपन्यास कहाँ से लिया गया, इसमें शिफ्ट में लिखा गया, किस शैली में, आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया, यह सब मैं बता चुका हूँ अभी अभी, ठीक है। अच्छा, ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो नहीं, नहीं रिपीट नहीं हुआ है। अब इसमें मैंने बहुत सारे अच्छे शब्दों को लिया है। देखो ये तो हमने देख लिया था। यहाँ क्वेश्चन से एक ये बनता है महत्वपूर्ण, एक ये, बस ये तो याद होना ही चाहिए आप लोगों को। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास का अंश है ये उपन्यास है। अब देखो यहाँ पे शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है, ये भी ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि माता का अंचल में जो दृष्टि बिंदु कथानक वो कौन सा है। आगे देखिए, बभूत रमाने पे हम बमबोला बन जाते। बभूत क्या होता है, तीन आड़ी तिरछी रेखाएं। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते हैं। पिताजी जिन्हें वो बाबूजी कहा करते थे बचपन में, वो उन्हें प्यार से जैसे भभूत लगाते भंबोला बन जाते तो पिताजी उन्हें प्यार से क्या कहते थे, भोलानाथ कहते थे। पर असल में हमारा नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ था। क्या नाम था, तारकेश्वर नाथ था असल में, ध्यान रखना। वास्तविक नाम की बात करें, वास्तविक नाम क्या था लेखक का, तारकेश्वर नाथ था। पिताजी किस नाम से पुकारते थे, भोलानाथ नाम से पुकारते थे। क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं तीनों के तीनों, कोई सा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, हम भी उनको यानी कित को, पिताजी को बाबूजी कहकर पुकारते तो माता को मैं, ये भी ध्यान रखना। बाबूजी को पिताजी को बाबूजी और माताजी को मैया कहकर पुकारते। देखो इसको आप पढ़ लेना, मैं एक बार वैसे इसके बारे में बता देता हूँ। अब क्या करते हैं, लेखक कहता है कि बचपन में मैं अपनी माता से जो प्रेम करता था वो प्रेम केवल दूध पीने तक था। यानी जब मुझे भूख लगती तो माता के पास ज्यादा दूध पीता और मैं आ जाता। यानी मेरा सुबह से शाम मेरे पिताजी के साथ ही मैं अपना दिन, यानी बाबूजी के साथ अपना दिन बिताया करता था। यानी जैसे जैसे सुबह सुबह जल्दी पिताजी उठते तो मुझे भी उठा लेते, गंगा स्नान करने जाते, वो गंगा स्नान भी मुझे करा खिलाते, और जैसे वो रामायण पाठ करते तो मैं उनके बगल में बैठ करके और शीशे में अपना चेहरा निहारा करता, और जैसे पिताजी तिरछी नजरों से देखते तो मैं शीशे को शर्माते हुए मैं साइड में रख देता। जैसे रामायण पाठ पूरा हो जाता पिताजी 500 1000 बार राम बही पोथी में बांध करके रख देते, लिख करके, यानी राम नाम लिखते थे वो कितनी बार, 1000 राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर उसे बंद करके रख देते। उसके बाद वो 500 बार यानी कागज के टुकड़े लेते, उसमें 500 बार राम नाम लिखते और उसमें मछलियों के लिए आटा लपेटते, और फिर वो गंगा स्नान मछलियों को उनको मतलब आटा खिलाने के लिए जाया करते थे, और उसी प्रकार लेखक को भी साथ ले जाया करते थे। अब जैसे ही ये सब कार्य हो जाता, जब गंगा जी की ओर चलते हम लोग पिताजी और मैं, तो माँ मुझे जल्दी से पकड़ लेती। क्यों, क्योंकि वो मेरे सर में एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल दिया करते थे। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लठ बांधकर रंगीन कुर्ता पजामा पहना देती। कभी कभी हम बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बाएं गाल पर खट्टा चूमा और दाहिने गाल पर मीठा चूमा देने लगते तो पिताजी की दाढ़ी मूछ गड़ जाती, तो हम भी उनकी फिर क्या करते, उनकी मूछों को खींच लेते, उनको बालों को खींच लेते। और पिताजी क्या करते, फूल के कटोरे में गोरस और बात साने मिलाना, गोरस और बात सान करके हमें खिलाया करते थे। मैया बोलती कि मर्दुआ क्या जाने कि बच्चों का पेट कैसे भरा जाता, तो मैया क्या करती, माता जी क्या करती, मैया थाली में दही बात सानती, पिताजी क्या सानते, गोरस और बात। ध्यान रखना ये गोरस और बात तो पिताजी, और दही और भात कौन मिलाती थी, माता। वह छोटे छोटे कोर बनाती, कैसे, तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि ऐसे बनावटी कोर बनाती और बोलती कि बेटा जल्दी से खा ले वरना ये उड़ जाएंगे। तो बच्चा क्या करता है, जब उन खेल खेल में कुछ भी खाना खिलाया जाता है ना तो जल्दी से उनको फटाफट खा जाता है और उसका पेट भी भर जाता है। यही तो है माता का प्यार। माँ तो जानती है बच्चा कैसे बड़ा होता है, कैसे खाता है। पिताजी को नहीं पता, उसे तो बस केवल एक ही काम होता है कि कैसे तैसे करके मेरे पास पैसे आने चाहिए। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक का घर बनता है। चबूतरा होता है ना, उसके एक कोना होता है, वो नाटक का घर बना लेते हैं हम लोग।
उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू बना लेते, पत्तों की पूरी बना लेते, कचौरियां बना लेते, गिल्ली मिट्टी की जलेबियां बना लेते, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे बना लिया करते और मिठाइयां सजाई जाती थी। ठीकरों के बटखरे और सजते छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार, हम ही लोग दुकानदार हुआ करते, यानी कि हम ही लोग तो दुकानदार बन जाते और हम ही लोग उन खरीदार बन जाया करते। ध्यान रखना, गीली मिट्टी की जलेबियां बनाया करते, जो फूटा घड़ा होता है ना, मटका होता है, उनको फोड़ उनके पतासे बना लिया करते, पत्तों की पूरियां बना लिया करते थे, और कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, यानी लड्डू मिट्टी के लड्डू होते हैं ना, मिट्टी के ऐसे वो ढेले के लड्डू बना लिया करते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरियां पैसे खरीद लेते। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग गरौंदा बनाते, यानी कि ये जैसे ही ये खेल खेलते मिठाइयों का दुकान बंद करते, उसके बाद हम लोग गरौंदा बनाने चल जाते। धूल की मेट दीवार बनती, तिनकों का छपरा बनता, दातुन के खंबे बनते, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बनते, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। यानी ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना, पूछ लिया जाएगा आप लोगों से कि छप्पर किसका बनाया जाता था, तिनकों का, ऐसे ही खंबे दातुन के, ऐसे ही किवाड़ दिया सलाई की पेटियां, ऐसे ही चूल्हा चक्की घड़े के मुहड़े, और कढ़ाई दिए के, और पूजा कलछी क्या बनती, पूजा वाली आंचमनी कलछी बना करती। तो इस प्रकार इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखना, बाई चांस ऐसा क्वेश्चन बना लेता है एग्जामिनर तो बहुत सारे बच्चे इसे गलत करते हैं, आप लोगों को गलत नहीं करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। पानी के घी, दूध के पिसान, बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार, यानी कि घी तो किसका बनता, पानी का, पिसान किसका बनता, धूल का, और चीनी किसकी बनती, बालू की, और हम लोग जिमना स्टार्ट कर देते। हम ही लोग तो जिमाते और हम ही लोग जिम लेते, एक ही बात है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, इसमें ये तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना ही है। फिर आगे वो खेल खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुकड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता है और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग, कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इतना, ठीक है। हाँ, अब एक आता है यहाँ पे मूसन तिवारी, एक बार वो भी तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। हाँ, एक गीत ध्यान रखना, फसल तैयार होते देर न लगती, हम ही हाथों हाथ फसल को काट लिया करते थे, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। जहां आता है, एक बार मैं एक और चीज बता देता हूँ आप लोगों को, महत्वपूर्ण क्या है, एक बार आप लोगों को पढ़ना तो है, इसे अलग से ध्यान रखना, बिना पढ़े काम नहीं चले, मूल पाठ को पढ़ना ही पड़ेगा आप लोगों को एक बार तो, ठीक है। हाँ, अब देखो यहां से, एक लड़का था जिसका नाम था बेजू, वो बड़ा क्या था, ढीठ था, यानी कि बहुत ही मतलब निकट बोलते हैं निठल्ला बैठा नकटा आदमी जिसे कहते हैं, वो था एक लड़का। संयोग की बात है, बीच में मूसन तिवारी हमें मिल जाते हैं। अब क्या होता है, मूसन तिवारी को वो चिढ़ाते हैं, कैसे चिढ़ाते हैं, बुढ़वा बेईमान मांगे करेलों का चोखा, ऐसे चिढ़ाते हैं। अब क्या होता है कि उसी के सुर में, बेजू के सुर में हम लोग भी, यानी कि लेखक और लेखक के दोस्त भी उनके सुर मिला देते हैं, क्या कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। किसको चिढ़ाते थे, मूसन तिवारी को। अब मूसन तिवारी ने उनको पीछे बहुत भगा, लेकिन वो तो बच्चे, तो वो बेचारा बूढ़ा था, तो वो पकड़ में नहीं आया। तो लेखक तो और बेजू दोनों अपने अपने घर चले गए, लेकिन मूसन तिवारी कहाँ चला जाता है, अध्यापक के पास, यानी कि पाठशाला पहुंच जाता है। अब पाठशाला पहुंच जाता है तो अध्यापक क्या करता है, 4 लड़के, ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, 4 लड़के, कहाँ के, 4 लड़के, उनको पकड़ने के लिए भेजा जाता है, वो ध्यान आपको रखना है, ठीक है। अब वो 4 लड़के पकड़ने के लिए आता है, तो बेजू तो भाग जाता है, ढीठ था वो, तो नकटा आदमी था, नकटा लड़का था, लेकिन लेखक था वो सीधा साधा था, तो उसको वो चारों पकड़ के अध्यापक के पास ले जाता है, अध्यापक उनकी पिटाई करते हैं। जैसे ही पिताजी को पता चलता है कि मेरे बच्चे को अध्यापक पीट रहे हैं, तो वो जाता है, अध्यापक से माफी मांगता है और बच्चे को वापस लेकर आ जाता है। बच्चा रो रहा होता है, लेखक भोलानाथ, तो आगे जाता है, जैसे ही पहुंचते हैं वो, तो बच्चों का झुंड मिल जाता है, तो वहां अब लेखक रोना बंद कर देते हैं, क्योंकि बच्चों के सामने बच्चा रोता है ना, तो उसको अपनी इज्जत प्यारी होती है, तो वह उनके सामने नहीं रोता है। तो और बच्चों के साथ खेलना भी अच्छा लगता है, बड़ों के साथ खेलना अच्छा उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा ही यहाँ कुछ होता है। अब देखो, अब जैसे ही वो, अब आगे जैसे ही मिला 9-2-11 हो गया, तो हम पकड़े गए, रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, तो वे जोर से नाचते गाते और क्या गाते, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम काए पुआ ना खेलब जुआ।
तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा ले चिरई भर भर पेट। ध्यान रखना ये कहाँ है, मकई के खेत में। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, यानी कहने मतलब वास्तविकता नहीं समझते बंदर और बच्चे। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में क्या डालने लगते, पानी उलेचने लगते। अब क्या होता है वहां पे, अब चूहे के बिल से तो चूहा तो निकला नहीं, और चूहों का रक्षक सांप शिवजी तो वो निकल आता है। अब चूहों के बिल में सांप क्यों गया, अपना पेट भरने के लिए गया, सीधी सी बात है। अब सांप निकल आया तो बच्चे डर गए तो वो वहां से दौड़ने लगे। अब दौड़ेंगे तो गिरेंगे भी, गिरते पड़ते पैरों में कांटे चुभ गए, गिरे तो सर फूटा किसी का, किसी कोहनी फूटी, किसी का पैर फूट रहा, मतलब लहूलुहान हो गए। और जैसे लहूलुहान हो जाते हैं तो लेखक के पास, लेखक जो होता है पिताजी बरामदे में बैठे हुक्का पी रहे होते हैं, लेकिन पिताजी ने बोला अरे भोला क्या हुआ, लेकिन वह रोता हुआ माँ के पास चला जाता है। अब माँ भी उनके साथ साथ रोने लग जाती है। यही होता है माँ का प्यार। तो यहां एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेखक जो है वह माँ के पास क्यों गया, मैया के पास क्यों गया, पिताजी के पास क्यों नहीं किया। क्योंकि कहा जाता है ना कि माता पिता में दोनों में हम लोग ये कहें कि बच्चों से ज्यादा प्रेम कौन करता है, तो हम कह सकते हैं माता। क्योंकि माँ है ना, माँ वो कभी कभी बच्चों के लिए ना इतना झूठ भी बोल देती है, चाहे उसे कितना भी बड़ा उसका जो नुकसान होता है भुगतना पड़े या कुछ भी हो, लेकिन बहुत ज्यादा यदि हम दोनों में डिफरेंस करें ना तो माँ ही ज्यादा प्रेम करती है बच्चों को। ये आप लोगों को पता होगा, तो बताओ जल्दी से मुझे कमेंट करके। अब हम चलते हैं बेटा एमसीक्यूज कर लेते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव, पहले एमसीक्यूज करेंगे फिर सब्जेक्टिव। तो पहला क्वेश्चन है, लेखक सांप से भयभीत होकर किसके पास गए। तो अभी अभी बताया था मैंने, किसके पास गए थे अभी, तो अभी अभी बताया ना मैंने, माता जी के पास। सांप से भयभीत, चूहे के बिल में पानी डाला। अब पानी डाला तो चूहा तो निकला नहीं और सांप निकल आया, तो वो कहाँ जाते हैं लेखक, माता जी के पास। माता कंचन पाठ में लेखक ने किसका चित्रण किया गया है, माता जी, माता के प्रेम का, पिता के प्रेम का, तत्कालीन ग्रामीण समाज की जीवन शैली का, उपयुक्त सभी का। तो माता जी के प्रेम के बारे में बताया गया, पिताजी के प्रेम के बारे में और ग्रामीण जीवन शैली के बारे में बताया गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। बेटा ध्यान रखना इन क्वेश्चन के साथ साथ मेरे साथ साथ प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं ना, एक बार घर पर बैठकर प्रैक्टिस करें, आपको इजी वे में ये समझ में आ जाएगा और यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका बाहर भी नहीं जाएगा। लेखक की हालत को देखकर माँ की क्या दशा हुई, यानी कि जैसे ही वो सांप के चूहे के बिल में पानी उलेच रहे थे ना, तो सांप निकल आया, तो उस समय जैसे वो माँ के पास गया तो माँ की क्या स्थिति हुई, क्रोधित हुई, रोने लगी, बेहोश हो गई और मुस्कुराने लगी। बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। मैंने बताया भी था शायद याद हो तो। क्या हुआ, रोने लग गई, ठीक है, रोने लगी। लेखक पिता की गोद में क्यों नहीं गए अभी, पिता के क्रोध के कारण, पिताजी से पिटने के कारण, माँ की ममता व स्नेह के कारण, पिता से डरने के कारण। तो माँ का प्रेम, माँ की ममता की इसने होता है प्रेम के कारण, क्योंकि बच्चे माता पिता में से माता से कुछ ज्यादा प्रेम करते, माता बच्चों से ज्यादा प्रेम करती है। पिता चाहे कितना भी करे लेकिन फिर भी ये एक स्वाभाविक है लोगों के मन में बैठा हुआ है, चाहे पिताजी कितना प्रेम दिखाए तो भी दिखाई नहीं देता है। लेखक के पिता जब खट्टा मीठा चुम्मा मांगते तो लेखक बारी बारी से अपना कौन कौन से गाल पर खट्टा और मीठा चुम्मा देते, बताइए जल्दी से। तो बाएं गाल पर तो खट्टा और दाएं गाल पर मीठा, और जैसे ही मीठा चुम्मा देते तो उनकी मूछें के बाल बालक के गाल पे करते तो वो भी अपनी उनकी पिताजी की मूछों को खींच लिया करते थे। तो बाएं गाल पर तो खट्टा और दाएं गाल पर मीठा चुम्मा। लेखक किसके डर से घर की ओर भागे, खेत में निकले सांप से, खेत में आए बघेरे से, खेत में आए बिच्छू से, खेत में आए चूहों से। तो ध्यान रखना खेत में निकले सांप से वो डरकर घर की ओर भागे। लेखक के पिताजी भी कभी कभी उनके खेलों का हिस्सा बन जाते थे, इससे क्या पता चलता है, यानी कि जब वो चबूतरे कोने में एक खेल खेला करते थे, एक चबूतरे बारात जाया करते थे, जब लेखक के पिता उस खेल में शामिल हो जाते, इससे आपको क्या लगता है, पुत्र का पिता के प्रति नाराज होने का, पिता का पुत्र के प्रति कठोर व्यवहार का, पिता पुत्र के बीच मतभेद का, पिता पुत्र के बीच स्नेह का, यानी कि पिता पुत्र के बीच प्रेम का यानी स्नेह का पता चलता है।
लेखक की पिटाई की बात सुनकर लेखक के पिताजी ने क्या किया। देखो बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अपने जीवन में अपने ये दिमाग में बैठा लेना, यदि आप बच्चों से ना एक दोस्त की तरह व्यवहार करोगे ना, तो कभी भी आप धोखा नहीं खाओगे, ध्यान रखना। तो अपने बच्चे को ऐसा मतलब ये मेरा बेटा है तो मैं चाहूं जैसे इस पर रोब लगाओ ना, गलती मत करना, उनको दोस्त की तरह रखना, दोस्त। फिर देखो, तो पिटाई की बात सुन लेखक ने पिताजी, यानी कि लेखक की पिटाई की बात सुनकर जब अध्यापक लेखक की पिटाई कर रहा था, तो पिताजी ने क्या किया, अध्यापक से झगड़ा किया, लड़कों को पीटा, लेखक को घर लेकर चल दिए, लेखक को धमकाने लगे, यानी कि अध्यापक के सामने गए, उनसे माफी मांगा हाथ जोड़ कर और अपने बच्चे को लेकर घर चल दिए, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चिड़िया का झुंड किस खेत में चल रहा था, ये ध्यान रखना। चिड़िया का जो झुंड था, याद है ना, राम जी की चिड़ै, राम जी का ऐसा कुछ आया था ना, वो किस खेत में था, गेहूं के खेत में, मकई के खेत में, धान के खेत में, बाजरे के खेत। तो ध्यान रखना किस खेत में, मकई के खेत में। लेखक बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे, दावत करने का, बारात का जुलूस निकालने का, खेती करने का, उपयोग सभी, तो तीनों कार्यों करते थे, यानी कि जब उनका ना फसल पकने में देर नहीं लगती, उसी हाथों हाथ हम लोग फसल भी काट लिया करते थे। लेखक अपने साथियों के साथ नाटक कहाँ खेला करता, विद्यालय के मैदान में, बगीचे में, चबूतरे के एक कोने में, या घर में। तो आपको पता है चबूतरे का एक कोना जो होता उनके नाटक खेलने का वह एक स्थान बन जाया करता था। अभी अभी मैंने बताया भी था। तो चबूतरे के एक कोने में खेल खेलते। सांप को देखकर भागने से लेखक की क्या हालत हुई, लहूलुहान हो गया, उसका शरीर लहूलुहान हो गया, उसके तलवे में कांटे चुभ गए। कै और ख दोनों उपयोग, देखो दोनों है, यानी कि तलवे में कांटे भी चुभ गए और लहूलुहान हो, क्योंकि गिरते पड़ते आए थे तो सर फूट गया, थे कोनी जो भी होता वगैरह वगैरह सब फूट गए थे, लहूलुहान हो गया था। उपयुक्त पाठ में आए उतान शब्द का, ये शब्द आया था एक, इस शब्द का अर्थ बता सकते हैं आप लोग मुझे, सोचो एक बार क्या हो सकता है इसका अर्थ, उतान। याद है मैंने बताया पीठ के बल लेटना, क्या होता है उतान, पीठ के बल लेटना, ये ध्यान रखना है आप लोगों का। लेखक की मां थाली में दही भात शांति, यानी कि दही भात कौन शांति, लेखक की मां, और पिताजी क्या शांति थे, गोरस और भात, ये ध्यान रखना, गोरस और भात मिलाते थे बच्चे को खिलाने के लिए, और माँ दही भात। और वह अलग अलग कोर बनाया करती थी, नाम के कौन कौन से कोर, तोता, मैना, मोर बनाती थी ना, कि कहती थी बेटा जल्दी से इनको खा ले वरना ये उड़ जाएंगे। तो बच्चे को जब खेल खेल में खिलाते हो जल्दी से खाना खा लेता है। तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर, ध्यान रखना, तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर। लेखक के पिता लेखक को प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते, लेकिन लेखक का असल में क्या नाम था, यानी देखो जब लेखक के बभूत लगाया जाता था तो पिताजी उन्हें प्रेम से वो बन जाते, बभूत लगाते क्या बन जाते, बम भोला। तो पिताजी प्रेम से क्या कहते थे, भोलानाथ। लेकिन लेखक का वास्तविक नाम क्या था उस समय बचपन में, तो क्या नाम था, तारकेश्वर नाथ। क्या नाम था वास्तविक, तारकेश्वर। लेखक माता और पिता को किस किस नाम से पुकारते, तो माता को तो क्या कहते, मैया, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, मैया, और पिता को क्या कहते हैं, बाबूजी, ये आपको ध्यान में रखना है। लेखक पिता को बाबूजी तथा माता को मैया कहकर पुकारते। लेखक बभूत रमाने में क्या बन जाते, बम भोला बन जाते, बम भोला, ध्यान रखना। लेखक के पिता राम नाम बही पर अजहर राम, ये ध्यान रखना, जैसे ही रामायण पाठ लेखक के पिता करते उसके बाद राम नामा बही में वो 1000 नाम लेकर उस पोथी को बंद कर रखते, कितने, 1000 नाम। उसके बाद वो कागज में राम नाम लिखते कितने बार, 500 बार। फिर कागज छोटे छोटे टुकड़ों पर कितनी बार राम नाम लिखकर आटे की गोलियां लपेटते, तो कितनी बार राम नाम लिखते बेटा, वो लिखते 500 बार, ध्यान रखना। राम नामा बही में तो 1000 बार राम नाम लिखते, पोथी को बंद कर रख देते। जब आटे की गोलियां बनाते कागज में तो वो 500 बार राम नाम लिखते थे, क्योंकि मछलियों का पेट भरने के लिए आटा गूंथते थे, लगाते थे 500 बार। लेखक के पिता जब रामायण पाठ करते तो लेखक उस समय उनकी बगल में बैठकर क्या किया करते थे, बताया था। जब लेखक के पिता रामायण पाठ करते तो लेखक बगल में बैठकर अपने आईने में अपना चेहरा निहारा करते थे, आईने में अपना चेहरा देखते थे, ये ध्यान रखना। लेखक की माता लेखक को दही भात सान कर खिलाती, लेकिन उसके पिता फूल के कटोरे में क्या सान कर खिलाते, आ गया ना,
फूल के कटोरे में। तो पिताजी क्या खिलाते थे? गोरस और भात, ये ध्यान रखना है, गोरस और भात सान कर खिलाया करते थे। पूजा पाठ करने के बाद लेखक के पिता क्या करते हैं? पूजा पाठ करने में लेखक के पिता क्या करते? बाहर घूमने जाते, खाना बनाए जाते, खेत में चले जाते, राम नाम लिखते। तो ध्यान रखना, राम नाम लिखते थे रामायण पूजा पर, यानी कि 1000 नाम तो रामनामा बही में लिखते और 500 बार लिखते आटे की गोलियां जिसमें लगाते ना कागज में, उनकी पुड़िया बनाते, उनमें लिखते थे। यानी कुल कितने बार राम नाम लिखते? 1500 बार रोजाना। लेखक सबसे ज्यादा किसके साथ समय बिताया करते थे? बताया था मैंने, पिताजी के साथ। माताजी के साथ तो संबंध केवल दूध पीने तक का था। भूख लगती, माताजी पास दूध पिया और दौड़कर आ गए। माता का अंचल पाठ के लेखक का मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। ये तो पिताजी पुकारते नाम से, प्यार से पिताजी कहते थे, ये मूल नाम था उनका। ठीक है, अब आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह माता के पास न जाकर पिता के पास न जाकर माता के शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? बताए ना, लेखक ने कहा भी था, क्या कहा था कि सुबह से शाम मेरा दिन कटता केवल पिताजी के पास, माताजी के पास नहीं कटता। लेकिन फिर भी जब वो चूहे के बिल में पानी डालते हैं तो उस समय सांप निकल आता है, तो वो उनसे डर करके, उससे डर करके लहूलुहान हो करके वो रोते रोते कहाँ जाते हैं? माता। इसका कारण क्या है? क्योंकि बच्चे है ना, माता पिता दोनों में यदि हम लोग देखें ना, तो बच्चे माता जी से ज्यादा प्रेम करते हैं। देखो, यह बात सच है कि पिता बच्चे का अर्थात लेखक का अपने पिता के साथ अधिक लगाव था। उनके पिता उनका लालन पालन करने के साथ साथ उनके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते। बहुत अच्छी बात है, बच्चे से हमेशा दोस्तों जैसा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी कि बच्चे माता पिता में माता से ज्यादा प्रेम करते हैं, ऐसा देखा जाता है। परंतु विपदा यानी समस्या के समय बच्चे को लाड प्रेम की जब आवश्यकता थी, कहा भी जाता है कि बच्चे विपदा के समय समस्या के समय व्यक्ति अपनी माँ के अंचल में अपना सिर रखता है तो वह सभी दुखों को भूल जाता है। बताया था मैंने, याद हो तो। उसी प्रकार लेखक को माँ की गोद की जरूरत थी, गोदी की जरूरत थी। उसे अपनी माँ से जितना लाड प्रेम मिल सकता था उतना पिता से नहीं। माँ का लाड प्यार बच्चों के घाव को भरने वाले मरहम का कार्य करता है। यही कारण है कि संकट के समय बच्चे को माँ याद आती है, पिता की नहीं। इसलिए लेखक माँ की गोद में शरण लेता है। ठीक है, नेक्स्ट। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सकना क्यों बोला? क्योंकि पता है ना आपको, बच्चों के सामने जब बच्चा कोई रोता है तो उसे अपनी बेइज्जती का डर लगता है। तो वही बात यहाँ है, यह स्वाभाविक है। बच्चे अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि भी लेते हैं और साथ ही उनके साथ खेलना अच्छा भी लगता है। बच्चे बच्चे के साथ ही ज्यादा खेलकर अच्छा लगता है, बड़ों के साथ ज्यादा नहीं। वे अपनी उम्र के दोस्तों के साथ जिस रुचि से खेलते हैं वैसी ही रुचि बड़ों के साथ खेलने में नहीं होती। बात तो सही है। क्यों? कारण क्या है? जब बच्चे है ना, जब बच्चे खेलते हैं तो अपने बच्चों, अपने उम्र के बच्चों के साथ ही खेलते हो। बड़ों के साथ जैसे खेलेंगे ना तो वो लगाव नहीं होगा जो अपनी उम्र के लड़कों के साथ जब वो खेलते हैं। ये स्वाभाविक भी है और मनोवैज्ञानिकों ने भी यही कहा है, आप लोगों को याद हो तो। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है। बच्चों को अपने दोस्तों के बीच सिसकने में हीनता का अनुभव भी होता है। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना और रोना भूल जाता है। दो कारण है, बेइज्जती का डर लगता है और बच्चे बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है और उन्हें पसंद भी होता है, क्योंकि बड़ों के साथ उस भाव से नहीं खेलते हैं जैसे अपनी उम्र के लड़कों से के साथ वो खेलते हैं। भोलानाथ और उनके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री, आपके खेल और खेलने की सामग्री किस प्रकार? देखो, पहले के खेल क्या हुआ करते थे? पहले का खेल जो घर के आंगन में चबूतरा उसी को बना लिया करते थे। आजकल चबूतरा तो है ही नहीं। आजकल तो गेम क्या हो गया? वीडियो गेम हो गया, साइकिलिंग हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया। लेकिन पहले के खेल के जो सामान होते वो फ्री में मिल जाया करते थे घर में ही। बताया ना, मटके का तो बतासे बना लिया करते, बालू की चीनी बना लिया करते थे, और चूहे पकड़ने की दानी उससे तो वो होता है ना दुल्हन बैठाने, क्या बोलते हैं उसे, दुल्हन जिसमें बैठ के जाते, पालकी जिसे बोलते हैं, वो बना लिया करते थे। और पत्तों की पूरी बना लिया करते थे। लेकिन आज का जो सामान आता है क्रिकेट का सामान, देखो कितना महंगा है, तो बहुत सारा महंगा हो गया। एक बार देख लेते हैं हम लोग इसको भी। भोलानाथ उनके साथी अपने खेल के लिए घर के बाहर बना चबूतरा, घर का आंगन, गांव की गलियां आदि को अपने खेल का आधार बनाते थे और साथ ही नहाने की चौकी
सात, नहाने की चौकी, मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते आदि वस्तुओं को अपने खेलों के साधन बनाते हैं। परंतु आज हमारे खेलने का सामान इन सब वस्तुओं से बिल्कुल ही क्या है, अलग है। तो खेल भी सीधी सी बात है अलग है। जब ये वस्तु इनका प्रयोग ही नहीं करते तो सीधी बात है खेल अलग होगा। क्योंकि हमारे खेल बैडमिंटन, क्रिकेट, साइकिलिंग, अलग अलग तरह के वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम आदि जो लेखक और उनके साथियों के खेल की तुलना बहुत ही अलग है। इन सभी खेलों की सामग्री भी बहुत महंगी होती है। भोलानाथ और उनके साथियों के खेलों की सामग्री बिना मूल्य की होती है और साथ ही ये सभी चीजें सुलभता से यानी आसानी से मिल जाती हैं। इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देता है। इन 30 के दशक मतलब क्या होता है, 1930, यानी कि उस समय देश आजाद नहीं हुआ था। देख लो क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर और इस उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि पहले की जो समूह संस्कृति सभी का आपस में आत्मीय प्रेम और परिवार के सभी सदस्य का एक साथ रहने का बोध कराती थी, जो आज ऐसा देखने को नहीं मिलता। बात तो सही है। पहले मुझे एक जैसे कि मान लो मेरे पिताजी, मान लो 6 भाई बहन हैं, ठीक है, वो एक साथ रहा करते, लेकिन आजकल है क्या देखने को मिलता है कि ऐसा नहीं। आज तो कैसे पूरा परिवार बनता है, हम दो हमारे दो बस, या हम दो हमारा एक, ऐसा होता है आजकल तो। अरे नालायक, ऐसा पूरा परिवार कभी होता है क्या? नहीं होता है भाई। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है आज वो ही तुम्हारे साथ है, फिर आप लोग पूरा परिवार कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ऐसे बहुत से कारण हैं जो आज की ग्रामीण संस्कृति में देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे आज लगभग सभी परिवार अलग हो गए, इसलिए एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है। बात तो सही है, यानी हम दो हमारा एक या हम दो हमारे दो। आज के घरों में चबूतरों का प्रचलन भी नहीं है। बात तो सही है। बच्चों के खेलने की सामग्री और खेल बदल चुके हैं और ये खर्चीले भी हो गए। बात ये भी सही है। आज के बच्चे धूल मिट्टी से बचना चाहते हैं, लेकिन पहले से बच्चे धूल मिट्टी में, देखो ये बात तो 101% है। आज के बच्चे ना धूल मिट्टी से बचना चाहते हैं, लेकिन पहले बच्चे ना धूल मिट्टी में खेल के ऐसे मिट्टी को ला के ऐसे खुद के ऊपर डाल लेते थे। देखा होगा आपने, या अपने माता पिता से पूछना कभी। यहाँ माता पिता के बच्चे के प्रति वात्सल्य व्यक्त हुआ है, उनके शब्दों में लिखे, यानी माता पिता के प्रति जो वात्सल्य होता है प्रेम, स्नेह जिसे कहते हैं, तो वो आप अपने शब्दों में लिखना। मैंने अपने शब्दों में लिख दिया है। यानी कि जैसे पिताजी सुबह उठते बच्चे को भी साथ उठा लेते और वो रामायण पाठ करते तो वो भी उनके बगल में बैठा लिया करते थे। आटे की गोलियां मछलियों खिलाने जाते तो वो भी उनके कंधे बैठ के चले जाया करते थे। ठीक है। और माँ का प्रेम यदि हम लोग बात करें, माँ दही और भात छानकर अलग अलग तरह के कोर बनाकर खिलाया करती, तोता, मोर, कबूतर, हंस, इस प्रकार से। और बात करें जब वो सांप को देखकर लहूलुहान हो जाता है तो रोते रोते अपनी माँ की गोद में जाता है, तो वो प्रेम आप लोग लिख सकते हैं इसमें। और दूसरी बात, सबसे बड़ा बात पिता की बात करें तो जब गुरुजी उन्हें पीटते हैं तो उनके पिता गुरुजी से लड़ते नहीं है, उनसे माफी मांगकर अपने पिता को चुपचाप ले आते हैं। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, जब वो खेल खेलते हैं, ये पूरा लिखा है मैंने, देख लेना, इसमें कुछ अंश लिख देना, सारा लिखने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ठीक है। माता का अंचल शीर्षक उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए, यानी कि माता का अंचल का कोई अन्य नाम आप लोग बता सकते हैं। 1930 की ग्रामीण संस्कृति बता सकते, नहीं बता सकते? देखो अन्य शीर्षक देखो, माता पिता का बच्चों के प्रति वात्सल्य, 1930 की ग्रामीण संस्कृति, स्वतंत्रता से पूर्व बच्चों के खेल आदि भी हम लोग इसके अन्य शीर्षक बता सकते हैं। और आप भी बता सकते हैं अपने मन से भी, कोई भी हो तो। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे, यानी कि आप लोग बच्चे हो, अभी 10th क्लास में हो, तो आप अपने माता पिता के प्रति कैसे प्रेम को जताते हो, अभिव्यक्त कैसे करते हो? स्कूल की बातें बताया करके, हैं, उनके साथ खेल खेल करके। जैसे देखो माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेलकर आप अपना प्रेम जताने की कोशिश करते हैं कि हम अपने माता पिता से कुछ ज्यादा ही प्रेम करते हैं। अपना जिद्दीपन से अपनी बातों को मनवाना, अपने स्कूल की बातें बताकर, बाएं दाएं गालों पर खट्टा मीठा चुम्मा देकर, कभी गोद की जिद करके आदि अनेक हरकतों से बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया करते थे। देख लेना इसको। देखो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, एक बार जैसे आप लोग पढ़ लोगे ना तो आप लोगों को ये याद हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है। तो ये था आज का माता का अंचल। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आ गया प्यारे बच्चों, देखो ज्यादा बातें नहीं करनी इसमें, केवल पिता और माता का जो प्रेम दिखाया गया लेखक का। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि अब आप लोग सोच रहे हो कि मेरे चेहरे पर हंसी क्यों आ रही है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है, बाद में बताऊंगा मैं।
लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि लेखक का बचपन का नाम क्या था, मूल नाम तारकेश्वर नाथ। पिताजी उन्हें किस नाम से पुकारा करते, भोलानाथ। आज हम लोग उन विद्वान को किस नाम जानते हैं, शिव पूजन शाह है। सबसे बड़ी बात क्या है प्यारे बच्चों, जो यह है अंश लिया गया है देहाती दुनिया से, क्या नाम है, माता का अंचल। किस शैली में लिखा गया, सबसे अच्छा गजब का सवाल बनता है, पूछा भी जाएगा, ध्यान रखना। क्या क्या पूछा जाएगा कि माता का अंचल किस शैली में लिखा गया है, तो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों याद हो गया 100%। कमेंट करके अवश्य बताएं याद हुआ या नहीं हुआ। ओके प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।